स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। व्हाट इज बेस थ्योरम, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज करो हमारे पास दो बैग हैं, बैग नंबर 1 एंड बैग नंबर 2, और इन बैग्स में कुछ बॉल्स रखी हुई हैं। सपोज करो 2 वाइट और 3 रेड बॉल हैं। इसके अंदर बैग सेकंड के अंदर 5 वाइट बॉल हैं और 4 रेड बॉल हैं। तो हम इन दोनों में से किसी भी एक बैग को चुनकर किसी भी बॉल को निकाल सकते हैं। तो किसी भी बैग को चुनने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज 1/2, कि हम इस बैग को चुन रहे हैं या बैग 1 को या बैग 2 को। इसी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से अगर हमें यह पता है कि हम बैग नंबर 1 को चूज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम चाहे व्हाइट बॉल निकाल रहे हो या रेड बॉल निकाल रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट व्हाइल इट इज ड्राइंग फ्रॉम बैग नंबर 1, तो हम देखेंगे बैग नंबर 1 के अंदर टोटल बॉल हमारी 5 हैं और 2 व्हाइट बॉल हैं। So this is simple, 2/5. Similarly, अगर हमसे कहा जाए to find the probability that ball is white while the bag which we selected is second bag. So again this is 5/9. तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और नाउ क्वेश्चन क्या आता है कि हम कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स क्या कर देते हैं कि हमारे पास 2 बैग्स हैं और उन बैग्स के अंदर ये बॉल रखी हुई हैं। हमने एक बैग आर्बिट्री पिक की है और वो बैग सपोज करो वो बॉल हमारी वाइट है। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी वेदर इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 1 और 2। ये क्या होगा, या ये सेकंड बैग से ली गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम को सबसे पहले जॉन बेज, एक फेमस मैथमेटिशियन है, उन्होंने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से, यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकाली थी। जैसे 2 बैग रखे हुए हैं, हमने आंखें बंद करके उनमें से किसी एक बैग में से हमने बॉल निकाल ली, वो बॉल वाइट है और हमसे कहा जाए कि अब फाइंड करो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये बॉल पहले बैग से निकाली गई है या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ये बॉल दूसरे बैग से निकाली गई है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे बेस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे हम कंसीडर करें कि इंडस्ट्री है और एक इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन चल रहा है। 3 मशीन्स हैं या 2 मशीन्स हैं, लेट अस सपोज A, B, C। ये मशीन्स किसी भी आइटम का, सपोज करो एक बोल्ट बनाने की मशीन है और बोल्ट का प्रोडक्शन कर रही है। इस मशीन से सपोज करो 100 आइटम्स प्रोड्यूस हुए हैं, इससे 150, इसने 300 आइटम्स प्रोड्यूस किए हैं और इन सबका प्रोडक्शन और कुछ ना कुछ डिफेक्टिव भी हैं। जैसे ये मशीन है, ये 2% डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करती है, ये मशीन अगेन 2%, ये मशीन 1.5% डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस करती है। और हमने इनके सारे प्रोडक्ट को ले जाके एक जगह कंटेन किया हुआ है, एक स्टोर में मिक्स्ड है सारे, और हमने यहां से एक सैंपल कलेक्ट किया और सैंपल सपोज को डिफेक्टिव निकल के आ गया। तो हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो मशीन A से प्रोड्यूस हुआ है या मशीन B से प्रोड्यूस हुआ है या मशीन C से प्रोड्यूस हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से हुआ होगा, इसकी चांसेस क्या है कि B मशीन ने प्रोड्यूस किया होगा, इसके चांसेस क्या है कि C मशीन ने प्रोड्यूस किया हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम बेस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे बेस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, बेस थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले कुछ प्रिलिमिनरीज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी है, पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो यहाँ पे भी हम पार्टीशन से स्टार्ट करने वाले हैं कि किसी भी सैंपल स्पेस इज बेसिकली सेट। तो सैंपल स्पेस का जो भी हमारा पार्टीशन है वो क्या है। तो अगर हम माने a set
of events E1, E2, E3 up to En is said to be partition of the sample space S if। तो सैंपल पार्टीशन की डेफिनेशन तो आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह में भी पढ़ी होगी कि पार्टीशन का क्या मतलब है। वेग डेफिनेशन यानी रफ डेफिनेशन अगर हम देखें तो जैसे सपोज करो हमारा एक रूम है और हम कहें कि हमने इस रूम के दो पार्टीशन कर दिए, लेट इज सपोज दिस इज E1 एंड दिस पार्टीशन इज E2। तो ये पार्टीशन कब होंगे? जब हम देखेंगे कि इनका इंटरसेक्शन फाई है, यानी कि इन दोनों पार्टीशंस में दीवार खींच दी तो इन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और अगर इनका हम यूनियन ले लें दैट इज अगेन दिस रूम S, तो दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। तो पार्टीशन ये भी पार्टीशन होता है, इसको मान लेते हैं दिस इज E3, एक पार्टीशन और कर दिया दिस इज E4। तो ये चारों के चारों पार्टीशंस हैं, ये आपस में डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, पर इन सब का यूनियन मिलके अगेन ये S बना रहा है। तो यहाँ पे भी हम यही प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि इवेंट का सेट E1, E2, E3, En ये इवेंट है किसी एक सैंपल स्पेस A पर, तो ये इसके पार्टीशन कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? पहली कंडीशन दिस इज EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू फाई, वाइल कंडीशन है कि I इज नॉट इक्वल टू J एंड I, J इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, 1, 2 अप टू n, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो दिस इज यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n EI इज इक्वल टू S, यानी कि दिस इज यूनियन, यानी कि E1 और I बेसिकली वेरीज फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू n। वैसे I इज इक्वल टू 1 to n लिखा है, इसका मतलब यही है। यानी E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू अगर हम बात करें En तक, तो इन सब का यूनियन S हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे और इम्पोज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के केस में कि जितने भी इवेंट्स हैं ये E1, E2, E3 ये सारे के सारे इवेंट कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रखते हैं, यानी नल इवेंट नहीं है कोई भी। एंड थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच EI इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी I इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n। तो ये इस तरह की अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इवेंट्स के सेट, तो ये सेट हमारा पार्टीशन सेट कहलाएगा, और ये E1, E2, E3 सारे के सारे पार्टीशंस कहलाएंगे। सो दिस इज द प्रिलिमिनरी। अब एक थ्योरम हम और डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले हम बेस थ्योरम डिस्कस करें, और दैट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज theorem of total probability। उस theorem of total probability के जस्ट बाद we will prove what is the statement of Bayes theorem and what is the proof of Bayes theorem। तो ये कहती है theorem let E1, E2, E3 up to En be a partition of the sample space S, and suppose that each of the event E1, E2 up to En has non-zero probability
of occurrence, okay, again let full stop, let A be any event associated with S, यानी E1, E2, E3 भी इवेंट है S के ऊपर और एक पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं। इसी सेट के ऊपर एक और इवेंट है A, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A while E2 has happened up to probability of En into probability of A while En has happened। और इसको अगर हम समराइज फॉर्म में लिखें तो इट सेज summation I is equal to 1 to n probability of EI into probability of A upon EI। तो ये जो थ्योरम है ये हमारी कहलाती है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इसका भी हम प्रूफ देखेंगे, व्हाट इज इट्स प्रूफ। सो लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। प्रूफ E1, E2, E3 ये सारे के सारे हमारे इवेंट डिसजॉइंट इवेंट है क्योंकि पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं। तो वी आर सपोजिंग दैट दिस इज इवेंट E1, दिस इज इवेंट लेट अस सपोज E2, दिस इवेंट इज इवेंट लेट अस सपोज E3, दिस इज E4, दिस इज E5, n हो सकते हैं इस तरह के, हमने भी 4, 5 भी लिए हुए हैं। और एक और इवेंट है, दिस इवेंट इज समथिंग लाइक इवेंट ए, जो एक रेड सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज इवेंट ए। तो अगर हम यहां पे देखें हियर इवेंट E1, E2 and so on En are disjoint, so E1 intersection A, E2 intersection A, E3 intersection A, this is En इंटरसेक्शन है। ये जितने भी सेट बन रहे हैं ये सारे के सारे भी आपस में डिसजॉइंट होंगे। क्यों डिसजॉइंट होंगे? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक बात देखें तो E1 इंटरसेक्शन A इज द सबसेट ऑफ E1। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये जो हमारा इंटरसेक्शन का सेट है ये A का भी सबसेट होगा और E1 का भी सबसेट होगा। तो इसी तरह से E2 इंटरसेक्शन A की बात करें तो ये सबसेट होगा E2 का, और E1 E2 आपस में डिसजॉइंट है तो उनका सबसेट भी ऑब्वियस सी बात है डिसजॉइंट सेट ही फॉर्म करेगा। तो ये सारे के सारे डिसजॉइंट भी हैं। ओके, सो सिंस event A is the subset of S, then we have A is equal to या उससे पहले एक चीज और हम लिख लें, क्योंकि हमने मान लिया है कि सारे के सारे डिसजॉइंट सेट हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी और इसमें अगर हम देखना चाहें तो S को हम लिख सकते हैं S is equal to E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En, क्योंकि ये E1 E2 सारे के सारे इसके पार्टीशन है, तो पार्टीशन का यूनियन आपस में मिलके ये पूरा सेट बना देगा। एक और प्रॉपर्टी में पता है कि हमने अभी समझाई कि सारे के सारे डिसजॉइंट है, तो ये भी सारे डिसजॉइंट होंगे। तो अगर हम सिंस A is the subset of S, then we have A is equal to A intersection S, क्योंकि A का जब S के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटा सेट होगा वही वैल्यू आएगी, और क्योंकि A छोटा सेट है S के कंपैरिजन में, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो A के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 A is equal to
ए इंटरसेक्शन एस की वैल्यू हमने रख दी E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En। और हमें एक चीज पता है कि इंटरसेक्शन और यूनियन आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। दिस इज यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन अप टू यूनियन ए इंटरसेक्शन En। और हमने एक चीज और देखी कि E1 इंटरसेक्शन ए, E2 इंटरसेक्शन ए, ये सारे के सारे आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। तो अगर हम यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात लिखें तो ये हो जाएगा विद इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 अप टू यूनियन ए इंटरसेक्शन En। और यहाँ पर हम जो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसकी हेल्प से इसको लिख सकते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। हमारा फॉर्मूला मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is given by probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। लेकिन A और B क्योंकि आपस में डिसजॉइंट हैं तो इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, तो इस केस में मिल जाएगा दिस इज PA प्लस PB। तो यहाँ पर प्लस वाले सारे टर्म्स आ गए और बाद में क्योंकि इंटरसेक्शन भी है तो क्योंकि डिसजॉइंट सेट हैं तो सारी वैल्यूज 5 मतलब 0 हो जाएंगी। सो वी विल गेट दिस फॉर्मूला। So which implies probability of A is equal to ये हमें ऑलरेडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पता है। सो फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव क्या था प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाई एफ भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी, सॉरी यहाँ पर एफ वाई ई होगा, एफ वाई ई, और यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो हम यहाँ पे इस लॉ की हेल्प से जितने भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं इनको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A वाइल E2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A वाइल En। और यही प्रूफ करना था। अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिख दें तो समेशन फॉर्म में ये हो जाएगा दिस इज सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI। तो ये यहां तक थ्योरम है, ये थ्योरम हमारी कहलाती है दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और इसी के अंदर हम एक स्टेटमेंट और बढ़ा दे तो बेस थ्योरम बन जाती है, यानी कि स्टेटमेंट पूरा सेम यहां है और अगर हम बेस थ्योरम की बात करें एंड ऑल्सो बेस थ्योरम में क्या है, यहां तक तो प्रूफ करना ही करना है। इसके अलावा कह रहा है कि प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ओब्लिक A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI into probability of A upon EI divided by sigma I is equal to 1 to n बल्कि मैं इसको J सिंबल दूंगा EJ into probability of A while EJ has happened और for every I is equal to 1 2 3 up to n।
तो अगर हम इस स्टेटमेंट को यहां तक तो ठीक है एस, और एस के बाद अगर हम प्रूव करने के लिए ये कह दें कि प्रूव दिस, देन दिस बिकम्स बेस थ्योरम। दैट इज स्टेटमेंट इफ let S E1 E2 En be the partition of sample space S, and suppose that each of the event E1 E2 En has non-zero probability of occurrence, let A be any event associated with S, then prove this, जो भी हमने यहाँ लिखा है, तो ये बन जाएगी बेस थ्योरम। करेक्ट। तो इसी को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, या दिस इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम। तो मैं इस बेस थ्योरम के स्टेटमेंट को यहीं से कॉपी कर लेता हूं, एंड वी वुड पेस्ट दिस स्टेटमेंट लेटर। दिस and this is here. So we are just writing this statement like this. बेस थ्योरम स्टेटमेंट सेम। तो यहां पे हमें प्रूफ करना है बेस थ्योरम के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ओब्लिक ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon EI divided by summation j is equal to 1 to n probability of EJ into probability of A while EJ has happened। तो इसका प्रूफ कैसे है? प्रूफ इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी चीजें देखी हुई हैं। तो प्रूफ कैसे करते हैं इसका देखते हैं। प्रूफ तो बाई, अगर हम इसका प्रूफ देखें तो बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ओब्लिक ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई probability of A. This is question number, let's suppose 1. So by multiplication law of probability, by multiplication law of probability, we have probability of EI intersection A is equal to probability of EI into probability of A while EI has happened. So this is suppose question number 2. और अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी by the theorem of total probability, we have probability of A is equal to summation j is equal to 1 to n p of ij into probability of A upon Ei. So this is equation number 3. So from equation number 1, 2 and 3, so from equation number 1, 2 and 3 we have, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ओब्लिक ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई डिवाइडेड बाई समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, बल्कि j इज इक्वल टू 1 to n। दिस इज p of ej इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a while Ej for every I is equal to 1, 2, 3 and so on. So this is our base theorem. तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके
एग्जाम्पल्स कि बेस थ्योरम के एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व करने हैं।